Let us start with the new chapter, that is audit of CFS. Audit of CFS. अपन चालू करते हैं ऑडिट ऑफ सीएफएस। सीएफएस क्या होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब क्या होता है? सीएफएस। सीएफएस आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप प्रेजेंटेड एज दोज ऑफ अ सिंगल एंटिटी। मतलब पूरे ग्रुप का एक सिंगुलर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसे सीएफएस कहते हैं। कंसोलिडेटेड अपन पता है सीएफएस का मतलब। चल भाई जाने दे, क्या कहाँ कहाँ प्रिस्क्राइब है? एएस में, AS 21 में, इंडेस में, इंडेस 110 में। तो कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या इंक्लूड होता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड द एक्सप्लेनेटरी नोट्स। खत्म। मीनिंग इसमें कुछ लेने का देने का है नहीं। नाउ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है? कहाँ प्रिस्क्राइब किया गया कि कंपनी को बनाना है अपना सीएफएस? तो क्या है? where a company has one or more subsidiaries or associate companies, they have to prepare a consolidated financial statement. मतलब जो भी कंपनीज, a company has one or more subsidiaries or associate, जिसके पास सब्सिडरी और एसोसिएट है, उसको सीएफएस बनाना जरूरी है। और company is also required to attach along with its financial statements a separate statement in form AOC1। बस उतना ही है, कुछ है नहीं इसमें। मेरा कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज और एसोसिएट, सब्सिडरी और या फिर एसोसिएट है तो उसको सीएफएस बनाना है। और कंपनी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू अटैच अलोंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट स्टेटमेंट, एक सेपरेट स्टेटमेंट उसके साथ अटैच करना है, AOC1 होता है। फिर रूल 6 of Companies Act, the consolidation of financial statements of the company shall be made in accordance with the provisions of Schedule 3। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि मैनर ऑफ कंसोलिडेशन क्या होना चाहिए? एज प्रिस्क्राइब बाय शेड्यूल 3। Now, इसमें फर्स्ट प्रोविजन, इफ अ company is covered under section 129 subsection 3 which is not required to prepare consolidated financial statement। मतलब ऐसी कोई exempted कंपनी है जिसको consolidated financial statement नहीं बनाना है, तो it should be sufficient if the company complies with the provisions on consolidated financial statements provided with in schedule 3। मतलब अगर उसको बनाने की जरूरत नहीं है 129 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, तो अगर उस कंपनी ने शेड्यूल 3 को फॉलो किया है, उसके हिसाब से बनाया है, तो चलेगा। बस उतना ही है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट प्रोविजन। नाउ सेकंड प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट। सो नथिंग इन दिस रूल shall apply in respect of preparation of consolidated financial by company if it meets the following condition। So nothing in this rule shall apply in respect of preparation of consolidated। मतलब ये जो चीजें, ये जो तीन चीजें है, वो एग्जाम्पशन है, और तीनों तीन एंड वाली कंडीशंस है। सो सबकी सब, ऑल मतलब ऑल कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड, तभी ये होगा, तभी उसको एग्जाम्पशन मिलेगा कि दुबई सीएफएस में बना। इफ इट इज अ होलली ओन्ड और पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी एंड अदर मेंबर्स हैव नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द नॉन प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। और उसके लिए अपन ने वो ले लिया है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, पीओडी ले लिया है। उसके लिए अपन ने पीओडी ले लिया है। तो ये क्या है? पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ होलली ओन सब्सिडरी और अ पार्शियली ओन सब्सिडरी एंड हुज मेंबर्स हैव नो ऑब्जेक्शन। उसके मेंबर जो अपने पार्शियली ओन सब्सिडरी थे, पार्शियली ओन सब्सिडरी है, तो उसमें जो दूसरे मेंबर्स है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तू सीएफएस नहीं बनाएगा तो चलेगा। अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया और उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, तो अपन बनाएंगे नहीं। सेकंड, whose securities are not listed, whose securities are not listed or not in the process of listing whether in India और आउटसाइड इंडिया। लिस्ट नहीं हुआ, लिस्ट कभी लिस्ट हुआ ही नहीं है, लिस्टिंग में नहीं जा रहा है, तो उसका नहीं बनाएंगे तो चलेगा। एंड थर्ड, उसका पेरेंट बना है, उसका पेरेंट बना रहा है। सो अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब उसका जो पेरेंट है, पेरेंट फाइल कर रहा है, पेरेंट इज फाइलिंग। तो बस उतना ही पॉइंट है, तीन पॉइंट है, एकदम लल्लू पपलू जैसे है, खेलते खेलते हो जाएंगे। पहले होल्ली ओन सब्सिडी और पार्शियली ओन सब्सिडी, उसके मेंबर्स को नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए और प्रूफ ऑफ डिलीवरी ले लेनी चाहिए। फिर वो सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड, लिस्ट नहीं होना चाहिए, और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एंड थर्ड पॉइंट इज अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स कंसोलिडेटेड। अगर कोई अपनी पेरेंट कंपनी ही फाइल कर रही है तो भाई अपन को करने की जरूरत नहीं है। नाउ एक्सेप्शन टू कंसोलिडेशन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो चार चीजों का नाम बोलता है कि भाई अगर ये चीज है तो आप सीएफएस मत बनाना। तो वो कौन सी है? पहला, AS 21 के हिसाब से, पहले AS 21 के हिसाब से देखते हैं। सो AS 21 क्या बोलता है? सो इफ द कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी बिकॉज हेल्ड एक्सक्लूसिवली विद व्यू टू इट्स सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन द नियर फ्यूचर। मतलब 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के पीरियड में उसको खरीदा और उसको बेचने का अपना प्लानिंग है। सो एक इंटेंशन है कि भाई मैं 12 12 महीने के अंदर अंदर उसको बेच दूंगा, तो उसको अपन सीएफएस में सब्सिडरी तरीके से नहीं गिनेंगे और उसका सीएफएस नहीं बनाएंगे। एंड इफ देयर इज अ सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस
विच इम्पेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर द फंड्स टू द पेरेंट। मतलब ऐसा है कि 50 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई तू मेरा शेयर होल्डर तो होगा पर मैं तुझे शेयर ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो नहीं, तो अपन सीएफएस नहीं बनाएंगे। तो दो चीज है एक्सेप्शन AS21 में। पहला तो एकदम इजी पॉइंट है, कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी। अगर टेम्पररी कंट्रोल है बिकॉज नियर फ्यूचर में डिस्पोजल करना है तो फिर एक्सेप्शन एक्सेप्शन है। एंड सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस, अगर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस दे दिया है तो अपन को नहीं करना है। फिर इंडिया 110, इंडिया 110 क्या है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी शेल नॉट कंसोलिडेट, इंस्टेड एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शेल मेजर एन इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी एट अ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, सो इट इज FVTPL। तो अगर ऐसे ऐसे के लिए इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और इन्वेस्टमेंट एंटिटी है एक कंपनी, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, शैल नॉट कंसोलिडेटेड, इंस्टेड एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल मेजर एन इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी एट FVTPL। मतलब उसको अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी है वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से दिखा देनी थी। एंड द सेकंड पॉइंट इज पेरेंट शैल कंसोलिडेट ऑल एंटिटीज अनलेस द पेरेंट इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। मतलब अगर खुद पेरेंट ही इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो भाई उसको कंसोलिडेट वो नहीं करेगा, पर दूसरा नीचे 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 खेलता रहेगा, और नीचे जो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, बट अगर पेरेंट कोई सादी कंपनी है तो उसको सबको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सो हाउएवर एज पर पेरेंट ऑफ एन इन्वेस्टर कंसोलिडेट ऑल चलेगा, बस उतना ही पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको नहीं करना। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है? सो इट इज अ पर्पस, सो इट हैव अ पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दोस इन्वेस्टर्स विद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। बिजनेस पर्पस इज टू इन्वेस्ट फंड्स सोनली फॉर द कैपिटल अप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम और द बोथ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अप्रिसिएशन का पर्पस है, इन्वेस्टमेंट इनकम लेने का पर्पस है, या फिर बोथ। एंड मेजर्स एंड इवेल्युएट्स ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी फेयर वैल्यू बेसिस पे इवेल्युएट करती है अपनी असेट्स को, इन्वेस्टमेंट असेट्स को, सब्सिडरी को, तो फिर measures and evaluates the performance of substantially all of its investments। अगर अपने ऑल इन्वेस्टमेंट्स उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करती है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। सो AS21 क्या बोलते हैं? अगर टेम्पररी पीरियड के लिए है तो उसको, तो उस पर अपन CFS नहीं लगाएंगे, और अगर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन है तो उसको उसको CFS बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिया 110 क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल नॉट कंसोलिडेट, इन्वेस्टमेंट एंटिटी कंसोलिडेट नहीं करेगी, बट वो FVTPL से बनाएगी। एंड द पेरेंट शैल कंसोलिडेट ऑल द एंटिटीज अनलेस द पेरेंट इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। बस ये पॉइंट हो गया। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इजी है, कोई इतना है नहीं। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या है? पेरेंट अपनी होल्डिंग कंपनी है तो क्या क्या करना है? पहले तो आइडेंटिफाई करो कंपोनेंट्स को, फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, और आरपीटी को आइडेंटिफाई करो। तीन चीज, कंपोनेंट्स, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड रिलेटेड पार्ट। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और कंप्लीट है कि वो नहीं, वो देखो। मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड द गैप कन्वर्जन। अब इसमें कैसा है? ये तीन तो हो गए। आइडेंटिफाई क्या करना है? आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अब हो गया। फिर पहले तो अपन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगे तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर अगर कोई एडजस्टमेंट्स, फिर कन्वर्जन ले ले, एडजस्टमेंट, कन्वर्जन और हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बस ऐसे ही याद रख ले तो हो जाएगा। पहला आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टीज। फिर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कर दो अगर कुछ है। गैप पे कन्वर्जन है तो हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट खत्म। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ द CFS, मतलब जो ऑडिटर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पहले तो उसका अपने ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो CFS प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, वो है। ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो देना है। मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 एंड मैटर्स गिवन इन द क्लॉजेस A to I of section 143 subsection 3। ऑडिटर शुड ऑल्सो वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS फॉर द कंपनी, मतलब उसको वैलिडेट भी करना है जो भी रिक्वायरमेंट है CFS बनाने के। सो auditor should also validate the requirement of preparation of financial statements for the company. Now, auditors procedure in auditing the consolidated financial statement। ऑडिटर की क्या प्रोसीजर है? सो ऑब्टेन अ लिस्ट, पहले तो लिस्ट मंगवा, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। पहले तो लिस्ट मंगा ले। फिर रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ये हो गया। फिर वेरीफाई all the subsidiaries, associates and joint ventures
have been included in the CFS. So verify all subsidiaries, associates and joint ventures that have been included in the CFS. Now completeness को चेक करने के लिए क्या क्या देखेंगे? Review working papers, parents procedures for identification of subsidiaries and joint ventures, investments, joint ventures and the statutory records. Review क्या क्या करना है? Working papers, parents procedures for identification of subsidiaries and joint ventures, investments, joint ventures and statutory records. Then identify the changes in the shareholding. Identify the changes in the shareholding and the adjustments required by the relevant AS. एकदम इजी आंसर है. ऑडिटर प्रोसीजर इन ऑडिटिंग. ऑडिटर की क्या क्या प्रोसीजर है? चल अपने एकदम सिंपल एग्जांपल देते हैं भाई. किसी की भी ऑडिट करने जाए भाई, तू पहले निकाल तेरी लिस्ट ऑफ सब्सिडरी, तेरे जो भी है वो सब निकाल. फिर उसका इंफॉर्मेशन अपन वेरीफाई करते हैं. रिव्यू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट. तो उसको वेरीफाई करते हैं. फिर वेरीफाई ऑल द सब्सिडरी, जो भी है सब है, जो भी है सबका, सबको अपन ने इंक्लूड किया है कि नहीं, तो वो देखेंगे. फिर रिव्यू कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए क्या करेंगे? रिव्यू द वर्किंग पेपर्स. रिव्यू क्या क्या करेंगे? 4-5 चीजें. वर्किंग पेपर्स करेंगे. फिर पेरेंट्स प्रोसीजर्स, इन्वेस्टमेंट्स, जॉइंट वेंचर्स एंड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स अपन रिव्यू करेंगे टू चेक द कंप्लीटनेस. देन आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग एंड एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द रेलेवेंट एएस. नाउ प्लानिंग, एक आंसर बीच में रह गया है. सो प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब जब अपन प्लान करते हैं तो क्या क्या देखते हैं? पहले तो आईटी सिस्टम देख लो, ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स कैसे है, तो वो देख लो. आईटी सिस्टम्स देख लो. फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो की गई है, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज. फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट. फिर डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, जो भी दूसरे ऑडिटर्स का वर्क है, एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क. तो एकदम सिंपल है प्लानिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस. पहले तो अपने ग्रुप का स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स देखते हैं, फिर अकाउंटिंग पॉलिसी देखते हैं, फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म. ये हो गया. अब एक लास्ट पॉइंट है, स्पेशल कंसिडरेशन इन केस ऑफ एंटिटीज कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ अदर्स. अभी यार डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूं. तो ये क्या है कि हर बार कंट्रोल ऐसा नहीं है कि वोटिंग राइट से ही आए, पर कंट्रोल ऐसे भी आ सकता है कि अपन बीओडी को कंट्रोल कर रहे हैं, बीओडी को कंट्रोल कर रहे हैं. सो अगर ऐसा कोई कंट्रोल है तो ऑडिटर को ध्यान रखना है कि भाई ऐसा कोई कंट्रोल तो नहीं है. बस उतना ही पॉइंट है. तो the auditor therefore apart from carrying out general procedure should verify whether the parent controls the composition of the board of directors or corresponding government body. मतलब उसका वोटिंग रेट के हिसाब से नहीं है कंट्रोल, बट बीओडी को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको वेरीफाई करो. और इसको वेरीफाई करने के चार चार सोर्सेज है. तो वो कौन से हैं? पहले मिनट्स देख लो, बोर्ड मिनट्स देख लो, उसमें से कुछ मिले तो. फिर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, शेयर होल्डर के कोई अग्रीमेंट है उसमें कुछ मिले तो देख लो. फिर थर्ड पॉइंट क्या है? अपने अपने ने एनफोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूट, कुछ स्टैट्यूट ने कुछ बोला है तो. ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपन कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑडिटर को ध्यान रखना है. बस उतना ही पॉइंट है. वोटिंग राइट से नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, बट बीओडी अपनी बीओडी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो ही ध्यान रखना है बस. सो इट वॉज डे 1 ऑफ ऑडिट ऑफ सीएफएस.